Hi, my dear students. Today we'll be starting up with another topic that is basically about the gametogenesis, which is going to include two main aspects, that is your oogenesis and spermatogenesis. And along with that, we'll also be looking at the structure of the sperm. So चलिए start करते हैं. Let's get started. All right. So, my dear students, let's get started with the topic which is associated with your gametogenesis. Okay. So, let's have a look at gametogenesis. हम क्यों करते हैं and all about it. देखिए, when I talk about the term gametogenesis, इसका ब्रेक करके अगर आप मतलब देखें तो मतलब गेमीट और जेनेसिस. गेमीट्स क्या होते हैं? सेक्स सेल्स. या आप बोल सकते हैं ये क्या होते हैं? These are also referred to as reproductive cells. So my dear students, these are reproductive cells या फिर sex cells जो अगर मैं मेल्स में बात करूं तो वो क्या करेंगे? They are going to produce sperms. अगर मैं बात करूं फीमेल्स की तो they are going to produce egg which is also called as ova. ओके. सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो स्पर्म है या फिर ये जो आपका एग है या ओवा है, व्हाट विल इट डू? ये क्या करने वाला है? माय डियर स्टूडेंट्स, देयर इज अ प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन. पता है आपको, राइट? फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर आपके मेल और फीमेल सेल्स जो हैं वो फ्यूज करते हैं. कौन से सेल्स? रिप्रोडक्टिव सेल्स, जिन्हें आप बोलते हैं गेमीट्स. यानी मेल का स्पर्म और फीमेल का एग जब फ्यूज करेगा तो देयर विल बी द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो कि बनाएगा जाइगोट. हमें कैसे पता चलता है लाइक समवन हैज कंसीव्ड और नॉट? समवन्स रिपोर्ट इज पॉजिटिव व्हेन वी टॉक अबाउट द like someone has conceived, someone is pregnant, yes or no? How do we know? We get an indication based on the zygote formation. Okay, whether the zygote is formed or not. If yes, the zygote is formed, then yes, we say the fertilization has been done, the result is positive. So my dear students, ये result positive होने के लिए, reproduction successful होने के लिए ultimately क्या ज़रूरत है हमें? किस चीज़ की ज़रूरत है? gametes की. So let's have a look at what is gametogenesis. The origin and development of gametes is called as gametogenesis. ठीक है? Origin और डेवलपमेंट गेमीट्स की उसे बोलते हैं गेमेटोजेनेसिस. गेमेटोजेनेसिस एक प्रोसेस है जहाँ पर एक हैप्लॉइड सेल फॉर्म होता है डिप्लॉइड सेल से थ्रू मियोसिस और सेल डिफरेंशिएशन से. अब मुझे आपको ये बताना है, व्हेन वी टॉक अबाउट द हैप्लॉइड सेल यानी कि उनका सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है यहाँ पर. डिप्लॉइड में क्या होता है? डबल पेयर होता है. ठीक है. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि जब भी एक डिप्लॉइड सेल डिवाइड करता है, मियोसिस करता है, तो वो एक से कितने सेल्स बनाता है? 4 सेल्स बनाता है. और यहाँ पर जो प्लाइडी होती है वो क्या हो जाती है? हाफ हो जाती है. 2n से जब n बनेगा तो प्लाइडी हाफ हो जाती है. सो ये तो मियोसिस का एक फिनोमिना है. ठीक है. सो गेमेटोजेनेसिस को हम बोल सकते हैं, अगर मेल्स में हो रही है तो स्पर्मेटोजेनेसिस है, अगर फीमेल्स में हो रही है तो oogenesis है. मेल्स में गेमेटोजेनेसिस होती है तो क्या प्रोड्यूस करता है? ये स्पर्मेटोजोआ, जिसे हम स्पर्म भी बोलते हैं. एंड इफ इट इज देयर एग्जिस्टिंग इन फीमेल्स तो उसे बोलते हैं oogenesis. और ये ओवा बनाता है, जिसे आप ओवम बोल सकते हो, जिसे आप एग बोल सकते हो. ठीक है. सो अब हम यहाँ पर इन दिस होल ऑफ द प्रोसेस हमने क्या देखना है? इन होल ऑफ द प्रोसेस वी हैव टू सी जस्ट वन थिंग. व्हाट इज दैट? वी विल हैव टू सी कि हाउ द प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस, गेमेटोजेनेसिस कैसे होती है. माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट होगा, यू आर फ्री टू राइट इन द चैट बॉक्स. ओके. So you just make it very clear. You are free to write in the chat box. Let's have a look here. So now spermatogenesis और oogenesis को हमने पढ़ना है. ठीक है. और स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis को जब हम रीड करेंगे तो हम उसको डील करेंगे विद दी स्पर्मेटोजेनेसिस फर्स्ट. ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या बनते हैं? मैंने पहले ही बताया, मेल सेक्स सेल्स बनते हैं जिसे हम स्पर्म्स बोलते हो. कहाँ बनते हैं? गोनाड्स या टेस्टिस में बनते हैं. oogenesis जो होता है वो एग्स का डेवलपमेंट होता है, फीमेल में होता है, तो इट टेक्स प्लेस इन द ओवरी. अगेन एक पॉइंट और क्लियर हो गया कि मेल्स में जो टेस्टिस होती हैं, स्पर्म्स वहाँ बनते हैं, मतलब उनके गेमीट्स वहाँ फॉर्म होते हैं, और फीमेल के ओवरी में होते हैं. ठीक है. सो देखिए, व्हेन इट कम्स टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी यू हैव टू बी वेरी क्लियर फ्रॉम बेसिक. ओके, देयर आर बेसिक थिंग्स. पहले बेसिक से शुरू करेंगे एंड देन विल गो टू द हायर लेवल्स. लेट्स हैव अ लुक हियर एट द नेक्स्ट पार्ट माय डियर स्टूडेंट्स. अगर आप यहाँ ध्यान दें, यू वुड हैव नोटिस दिस प्रोसेस. ये पूरा प्रोसेस आपको पढ़ना है अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis.
ठीक है। सो इस प्रोसेस को पढ़ने से पहले आई जस्ट वांटेड टू टेल यू वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्रोसेस है, जैसे अगर हम स्पोमैटोजेनेसिस की बात कर रहे हैं, बिकॉज पहले तो हम स्पोमैटोजेनेसिस ही स्टडी करेंगे, ठीक है। सो आपको यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि स्पोमैटोजेनेसिस जो हो रही है, वन सेकेंड, जो स्पोमैटोजेनेसिस हो रही है वो कौन से प्रोसेस से हो रही है, कहाँ हो रही है। मैंने कहा इट हैपन्स इन योर टेस्टिस। टेस्टिस में स्पर्म्स बन रहे हैं, वहाँ पर स्टोर हो रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें पता है दैट जो टेस्टिस होती हैं दे लाई सस्पेंडेड बिटवीन द टू लेग्स ऑफ द मेल की लेग्स के बीच में सस्पेंड कर रही होती है स्क्रॉटल बैग और टेस्टिस। यस, जो स्क्रॉटल बैग होता है उसके अंदर आपकी टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं, 2 पेयर, लाइक 1 पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होता है। तो ये स्क्रॉटल बैग बॉडी के बाहर क्यों है? बिकॉज टेस्टिस के अंदर होते हैं माय डियर स्टूडेंट स्पर्म्स। स्पर्म्स को 2 से 3 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा, आगे पीछे थोड़ा हो सकता है, ऑन एन एवरेज कम टेम्परेचर चाहिए होता है बॉडी का। तो बॉडी का यूजुअल टेम्परेचर जैसे 37 डिग्री सेल्सियस है, अगेन ये भी वेरी कर सकता है। 37 डिग्री सेल्सियस के कंपैरिजन में अगर मैं बोलूँ तो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम का टेम्परेचर चाहिए अगर स्पर्म्स यहाँ सर्वाइव करना चाहें तो अगर बॉडी के अंदर ही रहेंगे टेस्टिस तो क्या होगा, स्पर्म्स किल हो जाएंगे। इसीलिए ड्यूरिंग द फीटल डेवलपमेंट ओनली, हाँ, क्या होता है कि जो टेस्टिस होती है वो असेंड करती है और स्क्रॉटल सैक में चली जाती हैं, बाहर आ जाती हैं बॉडी के, और फिर हम देखते हैं कि मेल्स में इट अपियर्स टू बी सस्पेंडेड बिटवीन द टू लेग्स। सो दिस इज द ओनली रीजन, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर मैनेजमेंट। टेम्परेचर कम चाहिए थोड़ा सा, ताकि क्या हो सके, स्पर्म सर्वाइव कर सके, नहीं तो स्पर्म सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। ओके, सो विच वी डोंट वांट अल्टीमेटली। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं स्पोमैटोजेनेसिस की। माय डियर स्टूडेंट्स, स्पोमैटोजेनेसिस क्या है? जो एंटायर प्रोसेस है ना स्पोमैटोजेनेसिस का, उसको आप 2 फेजेस में कन्वर्ट करते हो या डिवाइड करते हो, ठीक है। स्पोमैटोजेनेसिस को स्टडी करने के लिए आप 2 फेजेस स्टडी करते हो। नंबर 1 होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पोमैटिड, और नंबर 2 जो होता है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ योर यस स्पोमैटोजोआ, ठीक है। तो स्पोमैटोजोआ फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर लेती हूँ। सबसे पहले देखो स्पोमैटिड का बनना स्टेप वाइज होगा, जो भी होगा। जो आपका मेल गोनाड है दैट इज नोन एज टेस्टिस, जिसे आप क्या बोलते हैं, टेस्टिस बोलते हैं। दैट इज बेसिकली अ साइट ऑफ स्पोमैटोजेनेसिस। इन ईच वर्टिब्रेट अ पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट। यानी कितनी टेस्टिस प्रेजेंट होती है माय डियर स्टूडेंट्स? 2 टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और ये अटैच रहती है टू द डॉर्सल बॉडी बाय कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एज मीजोकोरियम, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, हर एक टेस्टिस जो होती है वो अटैच रहती है। किसके साथ अटैच रहती है माय डियर स्टूडेंट्स? वो अटैच रहती है पीछे वाले हिस्से के साथ, यानी डॉर्सल बॉडी के साथ, और एक कनेक्टिव टिश्यू इसको अटैच करके रखता है। आपको मैंने पहले भी ये बताया हुआ है व्हाट द कनेक्टिव टिश्यू वर्क्स, ठीक है, कनेक्शन का काम करता है। सो कनेक्टिव टिश्यू है जिसका नाम है मीजोकोरियम, इट इज़ इंपॉर्टेंट। हर एक टेस्टिस जो होती है वो किससे बनी होती है? हर एक टेस्टिस फॉर्म होती है बाय मीन्स ऑफ thousands of minute elongated and coiled seminiferous tubules। अब एक चीज़ सिंपल रखते हैं, जैसे आपको अगर याद हो, इफ़ यू रिमेंबर, जैसे मैं बात करती हूँ किडनी की, तो किडनी की बेसिक यूनिट होती है नेफ्रॉन। अगर मैं बात करूँ लंग्स की, तो इसकी बेसिक यूनिट होती है एल्वुलाई। माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है? ये बेसिक यूनिट्स हैं, यानी जिससे आपका ये पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, राइट। सिमिलरली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो टेस्टिस की क्या होती हैं? बेसिक यूनिट होती हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पूरी की पूरी टेस्टिस जो है वो इन ट्यूब्यूल से बनी हुई है, बेसिक यूनिट से बनी हुई है, ठीक है। अब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं उनकी लाइनिंग किससे बनी हुई है? उनकी लाइनिंग जो होती है दैट इज कॉल्ड एज जर्मिनल एपिथेलियम, और वो किससे बनती है? जर्म सेल से बनती है, प्राइमरी जर्म सेल से बनती है, ठीक है। और कुछ न्यूट्रिटिव सेल्स भी होते हैं। अब ध्यान देंगे, प्राइमोडियल जर्म सेल्स ही हैं, प्राइमरी जर्म सेल्स ही हैं जो कि सेट ऑफ रिएक्शंस करके, स्टेप्स करके आपके फर्दर स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बनाएंगे, ठीक है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, आई एम एक्सप्लेनिंग इट बैक अगेन टू यू दैट देयर लाइज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर आप देखेंगे कि वो लाइनिंग किससे बनी है? ये टेस्टिस है, टेस्टिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बना हुआ है। हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की लाइनिंग जो है वो किससे बनी हुई है? दैट इज फॉर्म्ड ऑफ द प्राइमरी जर्म सेल, पीजीसी सेल्स बोल सकते हैं। ये रहा प्राइमरी जर्म सेल्स, और कुछ न्यूट्रिटिव सेल्स भी हैं। यही प्राइमरी जर्म सेल्स हैं, प्राइमोडियल जर्म सेल्स हैं जो अल्टीमेटली स्पोमैटिड्स बनाते हैं, बट स्टेप्स फॉलो करते हैं, ठीक है। तो जब हम ये स्टेप्स पढ़ेंगे वी विल विजुअलाइज कि यहाँ पर प्राइमरी जर्म सेल होता है, फिर उसके बाद फर्दर डिविजन्स होती हैं, तो ये बनता है, ठीक है। तो चलिए लेट्स अस बिगिन विद दिस पार्ट। ये आपका एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है।
आपको मैं थोड़ा सा इसका समझाने की कोशिश करूंगी पहले और फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपरली। सो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपका पीजीसी सेल आता है, जो मैंने अभी बताया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की लाइनिंग में प्रेजेंट है, यहीं से स्पर्म बनता है। सो जो प्राइमरी जर्म सेल होता है यहाँ पर डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स होते हैं इसके पास, यानी 2x होता है। इसकी मल्टीप्लिकेशन फेज होती है, डिवीजन होती है इसकी, और ये बना देता है 2x 2x। फर्दर देखो वापस डिवाइड कर रहा है, हैप्लॉइड सेल्स बना रहा है। हर एक सेल जो 4 बने हैं ये अब ग्रो करेंगे, हर एक जो सेल है वो ग्रो करेगा, प्राइमरी स्पोमेटोसाइट बन गया है, फिर उसमें फिर से डिविजन्स होंगी, फिर उसके बाद आपका स्पोमेटिड बनेगा, स्पोमेटोजोआ बनेगा फाइनली। बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है? नहीं है कॉम्प्लेक्स, अभी मैं इजी कर देती हूँ इसको। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, पहला फेज आपका आता है विच इज एसोसिएटेड विद द मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है, लेट अस कीप अस वेरी सिंपल। प्राइमरी जर्म सेल्स जो मैंने आपको बताए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो लाइनिंग होती है वहां पर जो सेल्स हैं उन्हें क्या बोलते हैं? आई जस्ट टोल्ड यू, दैट इज पीजीसी, प्राइमरी जर्म सेल्स। प्राइमरी जर्म सेल्स क्या करते हैं? माइटोसिस करते हैं, और क्या करते हैं? सेल्स प्रोड्यूस्ड आफ्टर द फाइनल माइटोटिक डिवीजन आर कॉल्ड एज स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्म मदर सेल्स। माय डियर स्टूडेंट्स, पीजीसी में माइटोटिक डिवीजन होगी, यानी 1 से 2 बनेंगे। माइटोटिक डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर जो है हाफ नहीं होता, वो डिप्लॉइड का डिप्लॉइड ही रहता है। तो अब जो ये बने हैं पहले फेज में, उसको बोलते हैं स्पर्म मदर सेल, या बोल सकते हैं इसको स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले ये रहा आपका स्ट्रक्चर। प्राइमरी जर्म सेल्स हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, इनमें हुई माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन की वजह से देख लो डिप्लॉइड सेट ही बना, और इनको क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, स्टेप वाइज करेंगे रिमेंबर, तो सब अच्छे से होगा। सेकेंड फेज देखते हैं। सेकेंड आता है ग्रोथ फेज। ठीक है, पहला क्या था? मल्टीप्लिकेशन फेज। दूसरा क्या है? ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या होता है कि स्पर्मेटोगोनिया जो अभी बने हैं ये डिवाइड नहीं करते कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए डिवाइड ना करके ये अपने साइज को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, तभी इसको बोला जाता है ग्रोथ फेज। कैसे करते हैं? न्यूट्रिटिव मटेरियल को ये क्या करना शुरू कर देते हैं? एक्यूमुलेट करना शुरू कर देते हैं फ्रॉम द सपोर्टिंग सेल्स। अगर आपको याद हो, मैंने अभी बताया सपोर्टिंग सेल्स कहाँ प्रेजेंट हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के पास ही मैंने कहा था न्यूट्रिटिव सेल्स भी होते हैं। सपोर्टिंग न्यूट्रिटिव सेल्स जो होते हैं ये वहाँ से न्यूट्रिशन लेके अपने साइज को इंक्रीज करते हैं। मैमल्स में जो ऐसे सपोर्टिंग सेल्स होते हैं उनका नाम होता है सर्टोली सेल्स। ठीक है, द इनलार्ज स्पर्मेटोगोनिया आर कॉल्ड एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब क्या हुआ ये देखो, डिवीजन हुई, पहला पॉइंट क्लियर है, अच्छे से देखो। डिवीजन हुई, डिवीजन होकर स्पर्मेटोगोनिया बना, फिर ग्रोथ फेज हुई जिसने इसमें अपना साइज इंक्रीज किया, और जब इसने अपना साइज इनफ इंक्रीज कर लिया बाय न्यूट्रिटिव सेल्स, सपोर्टिंग सेल्स, फिर उसको बोला गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो मैं अगर चाहूँ मैं बोल सकती हूँ कि सबसे पहले आपके क्या बनते हैं? सबसे पहले आपका होता है प्राइमरी मदर सेल्स या प्राइमरी स्पर्म सेल्स बोल सकते हो, पीजीसी। ठीक है, पहले आपके क्या है? प्राइमरी जर्म सेल्स होते हैं, उससे बनता है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया ग्रोथ में इंक्रीज करता है और बना देता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर? ऑल राइट, नाउ लेट्स अस हैव अ लुक हियर। सो आप देखो स्पर्मेटोगोनिया बना। ठीक है, सबसे पहले क्या बना? स्पर्मेटोगोनिया बना, फिर क्या बना? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना। ठीक है, तो अभी इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। थर्ड जो इसका फेज आता है माय डियर स्टूडेंट, ये 1 2 3 मल्टीप्लिकेशन फेज के अंदर चल रहे हैं। ठीक है, इस फेज के अंदर चल रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। तो पहले हम स्पर्मेटिड बनाएंगे। स्पर्मेटिड कैसे बनेगा? सबसे पहले हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन फेज, फिर होगी ग्रोथ फेज, अब आती है मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज के दौरान जो आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने ना, वो मियोसिस करना शुरू कर देते हैं, यानी मियोटिक डिवीजन करेंगे। और माय डियर स्टूडेंट्स, मियोटिक डिवीजन कैसे होगी? मियोटिक डिवीजन वैसे होगी व्हेनेवर देयर अकर्स अ मियोटिक डिवीजन ना, तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। ठीक है, पहली जो डिवीजन होगी वो रिडक्शनल होगी या डिसजंक्शनल होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबर 2n से n हो जाएगा। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स को अब हम बोलेंगे कि ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए हैं। सेकेंड डिवीजन इक्वेशनल होती है, जिसकी वजह से 4 डॉटर सेल्स बन जाते हैं और फिर बनते हैं स्पर्मेटिड। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको और सिंपल करने के लिए मैं आपको फिर से बता रही हूँ। सबसे पहले क्या होता है, वेरी ओरिजिनली अगर हम बात करें, जस्ट अ सेकेंड ये देखिए, सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले आपका यहाँ पर विजुअलाइज करो इसको। सबसे पहले यू हैव दिस वन। ठीक है, आपके पास आया, यहाँ देखिए, आई विल मेक इट वेरी क्लियर, द पेन इज डांसिंग लाइक एनीथिंग, सो हैप्पी। ओके, प्राइमरी जर्म सेल है,
बन गया आपका स्पर्मेटोगोनिया बिकॉज ऑफ द मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन के बाद क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट्स? मियोटिक डिवीजन के बाद सॉरी माइटोटिक डिवीजन हुआ, जहां पर क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं हुआ, जितना था उतना ही रहा। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद ग्रोथ फेज आया जिसमें हुआ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया ये। फिर क्या बना? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। फिर क्या बना माय डियर स्टूडेंट्स? फिर आपका बनता है स्पर्मेटोगोनिया। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, ठीक है। और अब आपके बनेगा यहाँ पर फॉर्मेशन होगी किसकी? देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ योर स्पर्मेटेड, ठीक है। तो चलिए यहाँ आ जाते हैं फिर से। ये देखो, ये देखो, प्राइमरी जर्म सेल बना दिया प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया ने बना दिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बाय मींस ऑफ माइटोटिक डिवीजन और ग्रोथ करके न्यूट्रिशन लेके। फिर क्या बना? फिर बनता है आपका यहाँ पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दिख रहा है आपको माय डियर स्टूडेंट्स? ये देखो, यहाँ पर क्या हुआ? मियोटिक डिवीजन हुई, क्रोमोसोम नंबर आधा हो गया तो बन गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर उसके बाद वापस डिवीजन होती है जो इक्वेशनल होती है, माइटोटिक होती है, तो बन जाता है आपका स्पर्मेटिड, ठीक है। तो यहाँ देखो पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्मेटिड। ये देखिए, ये देखिए फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्मेटिड, हमने स्पर्मेटिड बना दिया पूरा। कैसे बनाया हमने स्पर्मेटिड माय डियर स्टूडेंट्स? हमने स्पर्मेटिड बनाया बहुत सारे स्टेप्स करके। पहले हमने करवाई इसकी मियोटिक माइटोटिक डिवीजन, फिर ग्रोथ हुई, फिर मियोटिक डिवीजन हुई, फिर वापस माइटोटिक डिवीजन हुई, ठीक है। सो प्राइमरी पीजीसी से क्या बनता है? पीजीसी से बना आपका फर्स्ट ऑफ ऑल बना आपका क्या? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया से क्या बना? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और फिर जब उसमें माइटोटिक डिवीजन हुई इट फॉर्म्स द स्पर्मेटिड। I hope this point is clear. All right. Now let us have a look at the next step. ठीक है, पहला स्टेप हो गया, हाँ हो गया, हमने क्या बना दिया? स्पर्मेटिड बना दिया, ठीक है। अभी करेंगे हम दूसरा स्टेप, जहां पर हमें क्या फॉर्म करना है? अब स्पर्मियोजेनेसिस करनी है। यहाँ स्पर्मेटियोलिसिस भी बोलते हैं इसे, प्लीज याद रखेंगे। स्पर्मेटियोलिसिस भी बोलते हैं या फिर स्पर्मियोजेनेसिस भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा जो स्टेप है, मैंने कहा था 2 स्टेप्स में होता है, तो ये सेकेंड फेज होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का, जहां पर आप देखेंगे व्हाट हैपेंस बेसिकली स्पर्मेटिड्स प्रोड्यूस होते हैं एट द एंड ऑफ द फर्स्ट फेज। दे आर मेटामॉर्फोज टू दी स्पर्म सेल्स, ठीक है। जो स्पर्मेटिड बने हैं अब वो कन्वर्ट हो जाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो टर्म्स है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस वो होता है स्पर्म का फॉर्मेशन होना, स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटियोलिसिस ये भी आपसे पूछा जा सकता है। एंड दिस इज अबाउट व्हाट? जहां पर आपके जो स्पर्मेटिड बनते हैं पहले फेज में, मतलब वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? दे आर मेटामॉर्फोज्ड, और वो स्पर्म सेल्स बना देते हैं, ठीक है। सो स्पर्मेटिड जो है, जो ऊपर बना हमारा फाइनली, वो टिपिकल सेल होता है, यानी उसमें न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज हो गई, ठीक है, सेंट्रियोल्स हो गए एटसेट्रा। और एक चीज और यहाँ पर आती है, न्यूक्लियस में सिर्फ हैप्लॉइड नंबर के क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है कि जो स्पर्मेटिड बनाना, अब इसमें ये चीजें ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, ये सारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं, बट व्हाट हैज टू टेक प्लेस, क्या होना है यहाँ पर? स्पर्मियोजेनेसिस और या फिर स्पर्मेटोलिसिस की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जहाँ पर कुछ चेंजेस होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। मतलब आपका सिर्फ कुछ नहीं है, चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से आपका क्या बनता है? स्पर्म सेल बनता है, जिसे आप बोलते हैं स्पर्मेटोसाइट बनता है, ठीक है, फ्रॉम स्पर्मेटिड। बस इतना याद रखना है। अब देखिए बीच में क्या था? न्यूक्लियस था, माइटोकॉन्ड्रिया था, गोल्गी बॉडीज थी, सेंट्रियोल्स थे, ठीक है। तो लार्ज सफेरिकल न्यूक्लियस जो होता है वो छोटा हो जाता है। कैसे हो जाता है छोटा? क्योंकि वो वाटर लूज कर देता है, और जब वो वाटर लूज करता है ना, इसके साथ साथ इसकी शेप भी चेंज होती है। तो एक इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा इलोंगेटेड बन जाता है। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे इलोंगेटेड पार्ट बना हुआ है। दूसरा, गोल्गी बॉडीज जो होती हैं इसमें कंडेंस कर जाती हैं और वो कैप में बन जाती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं, एक्रोजोम बना देती हैं न्यूक्लियस के सामने। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बीच में आपका यहाँ पर कहीं न्यूक्लियस होता है, एक सेकेंड रुकिए, आई विल शो यू। यहाँ पर अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये गोल्गी बॉडीज हैं जो सारी की सारी क्या करती हैं? कैप में बन जाती हैं, कैप में कन्वर्ट हो जाती हैं, और इस कैप को बोलते हैं एक्रोजोम, ठीक है। अब यहाँ देखो, न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम कंबाइंडली ये बना देते हैं साइटोप्लाज्म के साथ मिलके, व्हाइल द साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेंट्रियोल मूव डाउनवर्ड एंड फॉर्म सिलेंड्रिकल मिडल पीस अहेड। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको बहुत बारी लगता होगा बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, यहीं से उठ के क्वेश्चंस आते हैं जो आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस और एक्रोसोम जो है, मतलब जो आपका ऐसे याद रख सकते हो आप, जस्ट अ सेक,
आप इसको ऐसे याद रख सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स, जो आपका न्यूक्लियस है और साथ में आपका ये है, आपका रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्गी बॉडीज़ की पर्टिकुलरली मैं बात करूँ, ठीक है। तो आपका जैसे गोल्गी बॉडीज़ हैं, ओके, गोल्गी बॉडीज़ जो हैं वो एक्रोसोमल बना देंगी। माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस तो वहाँ प्रेजेंट ही है, माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल्स ये नीचे की तरफ मूव करेंगे और क्या बना देंगे, ये वाला पार्ट बना देंगे, आपका कंप्लीट आपका मिडल पीस बना देंगे। तो अगर मुझे बताना हो कि भाई न्यूक्लियस सेंटर में है, ये किससे बना, एक्रोसोमल पार्ट, मैं कहूँगी गोल्गी बॉडीज ने बनाया है। उसी तरह से मैं बोलूँ कि ये मिडल पार्ट किसने बनाया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया सेंट्रियोल्स ने बनाया है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको ये याद रखना है किसका ओरिजिन किससे हुआ है। नहीं तो आपके स्पर्मेटोजेनेसिस ये वाले गेमिटोजेनेसिस में और एक 10th क्लास के स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या फ़र्क होगा। दीज आर सम स्पेशल एड ऑन थिंग्स जो आपको याद करनी पड़ती हैं। ओके, सो चलिए, अब ये है आपके पास एक स्ट्रक्चर। ओके, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करो। दिस इज अबाउट द स्पर्म। एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो 2 सेंट्रियोल्स होते हैं ऑफ द मिडल पीस वो एक्सियल फिलामेंट बना देते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला, माइटोकॉन्ड्रिया, अगर मैं और रिफाइन करके आपको बताऊं ना तो आप ऐसे याद रख सकते हो। जस्ट हैव अ लुक, यू कैन जस्ट रिमेंबर इट लाइक दिस वे ओनली, कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है उसने एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, एम फॉर मिडल पीस बना दिया, ठीक है। जो आपका सेंट्रियोल्स हैं उसने टेल वाला रीजन बना दिया, ठीक है। उसके अलावा जो आपका गोल्गी वाला पार्ट था, यानी जो गोल्गी बॉडीज हैं, उसने एक्रोसोम बना दिया। अब इस स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करो, यहाँ पर आपको ये वाला स्ट्रक्चर देखें अगर, ठीक है, यू वुड एबल टू सी माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक्रोसोम है सबसे ऊपर, हेड वाला पार्ट आ गया, बीच में न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, नेक आ गई, नेक यहाँ कॉलर भी बोल सकते हो, बीच में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो मिडल पार्ट बनाता है। देन उसके बाद आपके यहाँ पर नीचे देखें, नीचे आते आते एंड पीस टेल आ रही है, एक्सियल फिलामेंट आ रहा है और माइटोकॉन्ड्रिया अटैच होता है इसके साथ। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों अटैच होता है, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारी एनर्जी देता है, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी जनरेशन करता है, एनर्जी देता है, और इसी एनर्जी की वजह से जो स्पर्म होता है ना वो इतना ज़्यादा मोटाइल होता है, इतना ज़्यादा मूव कर पाता है। अगर स्पर्म ना हो, स्पर्म के पास माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट हो, तो स्पर्म के पास मोटिलिटी कहाँ से आए, वो तो मूव ही ना कर पाए, राइट। So with this we have actually completed and brought to an end the process or the steps of what do we say as spermatogenesis. ठीक है, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड जस्ट वांटेड टू गिव यू अ फाइनल टच अप ऑफ दीज थिंग्स, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि क्लास में ही आपको सारा का सारा लर्न हो जाए। बेसिकली आई वांट दिस टू यू फ्रॉम यू। तो हमारे पास सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन कैसे बनता है, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्पर्म सेल्स बनेंगे जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेंगे। फाइनली स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस में होता है, टेस्टिस स्क्रॉटल बैग में बाहर क्यों प्रेजेंट होती है, आई हैव टोल्ड यू, ठीक है। टेम्परेचर उसको थोड़ा सा कम चाहिए एज कम्पेयर टू द बॉडी टेम्परेचर, नहीं तो सारे के सारे स्पर्म्स जो है वो डाई कर सकते हैं, डेड हो सकते हैं। अब 2 प्रोसेस होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, दैट इज स्पर्मेटियोलाइसिस भी बोलते हैं उसे, ठीक है। और स्पर्मेटिड कैसे बनता है, स्पर्मेटिड फॉलो होता है इन स्टेजेस से। हमारे पास जो टेस्टिस के अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग में बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं, ठीक है, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट डू यू कॉल एज द स्पर्मेटो, yes, that is responsible for the production of what, primary germ cells। primary germ cells mitotic division करके क्या फॉर्म करते हैं, they form the स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। और वो स्पर्मेटोसाइट जो बनते हैं वो कौन से बनते हैं, दे आर योर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और वो सपोर्टिंग सेल से न्यूट्रिशन ले लेके बड़े हो रहे होते हैं। सर्टोली सेल्स पर्टिकुलरली प्रेजेंट होती हैं। टेस्टिस का जब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उसमें सर्टोली सेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। फाइनली आपके मैच्योर करते हैं, ठीक है, और मियोसिस होती है। मियोसिस के बाद दे आर फॉलोड बाय द माइटोटिक डिवीजन। मियोसिस से बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोजाइन, माइटोसिस से बनता है स्पर्मेटिड। फिर नया स्टेज शुरू हो जाता है जिसे आप स्पर्मेटोलिसिस या स्पर्म्योजेनेसिस कहते हैं, जिसमें आपके स्पर्मेटिड्स जो हैं वो स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होते हैं। कैसे होंगे, जस्ट दे विल
दे विल मेक देयर चेंजेस इन देयर ओन वे, ठीक है। इसके अंदर ऑलरेडी न्यूक्लियर, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट हैं, और ये जो है वो स्ट्रक्चरल चेंजेस करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे, जो मैंने आपको ये 4 ट्रांसफॉर्मेशंस बताई। वाटर लॉस किया, एलोंगेटेड हुए, गोल्गी बॉडीज ने इसका एक्रोसोम बना दिया, न्यूक्लियस और एक्रोसोम हेड बना रहे हैं टोटल, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल्स नीचे की तरफ आ रहे हैं, मिडल पीस बन रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका सेंट्रियोल मिडल पीस के एक्सियल फिलामेंट भी बनाते हैं, ये जो सेंटर में जा रहा है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया मोटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। सो ऑल ऑफ दीज आर द फंक्शंस एंड ऑल ऑफ दीज आर द एसोसिएटेड थिंग्स विद द spermatogenesis, and this is really very important part of it. I hope this much is clear. Now let's start with what do you call as the oogenesis, ठीक है। अब oogenesis एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको ये चीज़ समझा देती हूँ कि देखो, जैसे मेल्स के स्पर्म्स थे गेमीज, वैसे फीमेल्स के एग है या ओवा है, और सिर्फ स्पर्म्स या सिर्फ एग्स तो कुछ कर नहीं सकते। आपको क्या चाहिए? यू नीड बोथ एग एंड स्पर्म, ताकि क्या हो? फर्टिलाइजेशन हो, ताकि क्या बने? जाइगोट बने। जाइगोट से क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। आगे क्या बनता है? ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, है ना, ऑफस्प्रिंग। तो ये तो हमने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमने अपनी एम्ब्रियोलॉजी में देखना ही है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में। लेकिन फिलहाल के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि एग, ओवा, या जिसे आप ओवम बोलते हो, हाउ इज दिस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोडक्शन ऑफ द एग्स, कैसे oogenesis होती है। सो लेट अस हैव अ लुक हेयर अबाउट द oogenesis। oogenesis फीमेल की बॉडी के अंदर होती है ऑफ कोर्स, और वो भी ओवरी के अंदर होती है। जैसे टेस्टिस होती हैं वैसे ही ओवरी होती है, लेकिन ओवरी जो है वो बॉडी के इनसाइड होती है। टेस्टिस जैसे बाहर होती है, ओवरी इनसाइड होती है, और ये स्पर्मेटोजेनेसिस से कंपेरेबल है सो फार एज द न्यूक्लियर चेंजेस आर कंसर्न, बट साइटोप्लाज्मिक स्पेशलाइजेशन इन oogenesis इज डिफरेंट फ्रॉम द स्पर्मेटोजेनेसिस। माय डियर स्टूडेंट्स, जितना ज़्यादा एक एग स्पेशलाइज्ड है, उतना एक स्पर्म स्पेशलाइज्ड नहीं है। हाईली न्यूट्रिशियस होता है ओवा, या जिसे आप बोलते हैं ओवम। अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? ऑल राइट, चलो अब हम चेक करते हैं कि ये इसके फेजेस क्या हैं। तो अगर आपको याद हो, वहाँ पर हमने 2 मेन स्टेप्स पढ़े थे। वहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैचुरेशन फेज था। यहाँ पर भी होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ फेजेस पढ़ते हैं, ठीक है। वहाँ 2 ही स्टेजेस थी, एक में स्पर्मेटिड बन रहा था, दूसरे में स्पर्मेटोजोआ बन रहा था। स्पर्मेटिड में 3 फेजेस आ रहे थे, तो यहाँ हम डायरेक्टली फेजेस पढ़ते हैं oogenesis में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान दें, सबसे पहला जो यहाँ पर आपको दिखेगा दैट इज द मल्टीप्लिकेशन फेज, और ये फेज जो है वो वहां पर भी प्रेजेंट था। वहां पर भी मल्टीप्लिकेशन फेज जो था दैट वाज एप्लीकेबल। ओके, सो लेट अस हैव अ लुक हियर एट द मल्टीप्लिकेशन फेज व्हिच इज द नंबर 1। सो द प्राइमरी जर्मिनल सेल्स जो होते हैं ओवरी के, विद डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, वो क्या करते हैं? सेवरल टाइम्स डिवाइड करते हैं, माइटोटिकली डिवाइड करते हैं, और बहुत सारे डॉटर सेल्स को फॉर्म भी करते हैं। अब यहाँ पर एक लॉजिक यूज करो। अगर सिलेबस में स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis इकट्ठे हैं, ओके, तो देर इज अ लॉजिक ऑफ सेइंग कि हाँ, इनके कंसेप्ट्स भी सिमिलर हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो अच्छे से, यहाँ पर जैसे पीजीसी सेल्स हैं, वहाँ पर भी प्राइमरी जर्म सेल्स थे, रिमेंबर? तो प्राइमरी जर्म सेल्स, जर्मिनल सेल्स ओवरी के, वहाँ पर भी क्रोमोसोम नंबर उनका क्या था? डिप्लॉयड था। वहाँ पर भी उन्होंने डिवाइड किया था माइटोटिकली, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है? यहाँ पर ये डिवाइड करते हैं बहुत बारी माइटोटिकली, ताकि बहुत सारे डॉटर सेल्स बन जाएं। उन डॉटर सेल्स को बोला जाता है oogonia। आई एम रिपीटिंग, प्राइमरी जर्म्स, जर्मिनल सेल्स जो होते हैं ओवरी के, उनका डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, यानी 2n होता है। बहुत बारी डिवाइड करते हैं, माइटोटिकली डिवाइड करते हैं, तो क्रोमोसोम नंबर हाफ तो नहीं होता, बट जितना है उतना ही रहता है, ठीक है। वो डॉटर सेल्स बन जाते हैं। जब डॉटर सेल्स बन रहे हैं, वहाँ पर जब बन रहा था फॉर द फर्स्ट टाइम ग्रोथ वगैरह करके, वी वर सेइंग इट इज़ द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, है ना। और जब पहली बारी ग्रोथ हुई थी तो इसे बोला जा रहा था स्पर्मेटोगोनिया। तो यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स क्या है? सबसे पहले oogonia, वहाँ क्या था? स्पर्मेटोगोनिया। वहां पर स्पर्मेटोगोनिया कैसे बना? प्राइमरी जर्म सेल से बना था। फिर क्या बना था? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर क्या बना? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। फिर क्या बना? फिर बना स्पर्मेटिड, फिर बना स्पर्मेटोजोआ, जिसे आप स्पर्म भी बोलते हो।
यही तो स्टेप्स थे जो फॉर्म हुए। बस अब क्या, अब यही फॉर्म्स करो यहाँ पर भी। इधर भी पहला स्टेप क्या बोला है, प्राइमरी जर्मिनल सेल्स ऑफ ओवरी वो क्या करते हैं, वो डिवाइड करते हैं माइटोटिकली और बनाते हैं oogonia। जैसे वहाँ क्या बना था, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, बड़ा इजी लगेगा आपको अगर आपने स्पर्मेटोजेनेसिस अच्छे से देखा ना, बहुत इजी लगेगा आपको। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका प्राइमरी जर्म सेल है, इसने डिवाइड किया, बना 2x और 2x, ये क्या है, दिस इज योर माइटोटिक डिवीजन से oogonia बना। अब आगे देखो क्या हो रहा है, यहाँ देखें। अब अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर, यू वुड ऑब्जर्व बेसिकली, हाँ, यू वुड ऑब्जर्व बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, दूसरा ग्रोथ फेज होता है। यही जो oogonia हमने बनाया ना, ये डिवाइड करेगा नहीं, पहले ये मैच्योर करेगा, ठीक है, ग्रो करेगा। कैसे ग्रो करेगा, डज नॉट डिवाइड, डिवाइड नहीं करता, साइज में बढ़ता है टू फॉर्म प्राइमरी oocyte। ग्रोथ होती है बोथ न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, यानी कि न्यूक्लियस भी ग्रो करता है, साइटोप्लाज्म में भी ये ग्रो करते हैं साइज में। सो न्यूक्लियर ग्रोथ किसकी वजह से होती है, क्योंकि बहुत सारा यहाँ पर न्यूक्लियर सैप है और उसको हम जर्मिनल वेसिकल बोलते हैं। ठीक है, सो जर्मिनल वेसिकल क्या है, जिसमें बहुत सारा न्यूक्लियर मटेरियल है, जिसकी वजह से ये एक्यूमुलेट कर रहा है और साइज इंक्रीज कर रहा है। साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ इज एसोसिएटेड विद माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इंक्रीज होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बढ़ते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स बढ़ते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल जैसे योक या जिसे हम विटालिन कहते हैं वो भी इंक्रीज करता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ क्या हुआ, oogonia ने क्या किया, ग्रोथ की। oogonia ने जब ग्रोथ की तो ये बना गया, इसने क्या फॉर्म कर दिया, इसने फॉर्म कर दिया प्राइमरी oocyte। क्या फॉर्म किया, इट हैज फॉर्म्ड प्राइमरी oocyte। जब इसने प्राइमरी oocyte बनाया तो प्राइमरी oocyte कैसे बना, बाय मीन्स ऑफ दी ग्रोथ, एंड दी ग्रोथ की वजह से हुआ। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया कि इसकी ग्रोथ किस हिसाब से हो रही है, डिवीजन नहीं हो रही बट ग्रो कर रहा है, जिसमें न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियर ग्रोथ भी हो रही है और साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ में बहुत सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस, नाइटोकॉन्ड्रिया सब आ रहे हैं। एंड द हाईली इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि यहाँ पर क्या बनता है, फूड मटेरियल की एक्यूमुलेशन हो रही है, जिसे आप योक या विटालिन भी बोलते हैं। कमिंग टू योर मैच्योरेशन फेज, प्राइमरी oocyte से क्या बनेगा माय डियर स्टूडेंट्स, प्राइमरी oocyte से क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte। सो प्राइमरी oocyte में क्या होते हैं, सक्सेसिव डिविजन्स होती हैं बाय मियोसिस। देखो यहाँ पर, ये आपका था oogonia, इसने ग्रो किया, बन गया प्राइमरी oogonia या प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte ने क्या किया, अब प्राइमरी oocyte में होंगी बहुत सारी डिविजन्स। ठीक है, इसकी डिविजन्स थोड़ी सी अलग है कंपेयर टू द स्पर्मेटोजेनेसिस विच अकर्स इन द मेल, बाकी पूरा प्रोसेस सेम ही है। अब यहाँ देखिए, जो प्राइमरी oocyte बना है ना, वो 2 सक्सेसिव डिवीजन करेगा, मतलब एक के बाद एक करेगा, बाय मियोसिस करेगा। पहली डिवीजन होगी मियोसिस 1, जहाँ पर 2 अनइक्वल डॉटर सेल्स बनेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, पहली जो हुई, ये देखिए, पहली जो हुई वो हुई मियोसिस 1, जहाँ पर दोनों क्या हुआ, क्रोमोसोम नंबर तो आधा हुआ ही हुआ, लेकिन एक जो है अनइक्वल बन गए, एक बड़ा बना एक छोटा बना। जो सेम साइज का बन रहा है उसे बोलते हैं प्राइमरी से सेकेंडरी oocyte, जो छोटा बना उसको बोलते हैं पोलर बॉडीज। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर कि ये क्या है, ये पोलर बॉडी है। गेटिंग माई पॉइंट। जो दूसरा है वो बनता है आपका पोलर बॉडी। अब क्या होगा, अब ये होने वाला है कि आपका प्राइमरी oocyte ने 2 डिवीजन की और इसने बना दिया, क्या बना दिया, 2 अनइक्वल डॉटर सेल्स बनाए विच वी नेम एज द सेकेंडरी oocyte। ठीक है, और सेकेंडरी oocyte में क्या आया, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आया। क्यों माय डियर स्टूडेंट्स, डिसजंक्शनल डिवीजन हुआ है, मियोसिस हुआ है, रिडक्शनल डिवीजन हुआ है, सो एंटायर अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ है। स्मॉलर सेल को हम बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, या फिर इसे पोलोसाइट कंटेनिंग एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं, या प्रैक्टिकली बोलते हैं कि इसके पास कोई साइटोप्लाज्म ही नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यूनिक है। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में जब स्पर्मेटोजोआ बन रहा था स्पर्मेटिड से, तो कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या बना रही थी, दैट वाज इंपॉर्टेंट। बस वैसे ही यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है वो हाईली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो बहुत ध्यान से देखेंगे ये वाला पार्ट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हियर बिकम्स वन मोर थिंग एविडेंट, दैट इज लार्ज सेल को बोलते हैं सेकेंडरी oocyte, जिसमें हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, रिडक्शनल डिवीजन है और एंटायर साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड कर रहा है। तो जो पहली oocyte की बॉडी बनी, सेकेंडरी oocyte बना और साथ में पोलर बॉडी बनी, उसे बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। इसका मतलब ये है कि आगे भी और पोलर बॉडीज बननी है, हाँ बिल्कुल बननी है। इसे बोल सकते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, या फिर इसे बोल सकते हैं पोलोसाइट कंटेनिंग एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। आई होप इतना क्लियर है। अब माय डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, ये आपको रहा सेकेंडरी oocyte,
ठीक है। और ये रहा पोलर बॉडीज, देखो ये भी फर्दर डिवाइड कर रही है। चलो देखते हैं क्या होता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब ऐसा होगा कि जो सेकेंडरी oocyte बना ना, और जो पोलर बॉडीज बनी है आपकी पहली पोलर बॉडी, वो दोनों के दोनों क्या करेंगे, सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन करेंगे, यानी वो मियोसिस 2 करेंगे, फिर से डिवाइड करेंगे। और आपको पता होनी चाहिए ये बात कि जो मियोसिस 1 होती है वो रिडक्शनल होती है, डिसजंक्शनल होती है ना। जो मियोसिस 1 होती है दैट इज डिसजंक्शनल, मियोसिस 1 डिसजंक्शनल होती है, और जो मियोसिस 2 होती है माय डियर स्टूडेंट्स वो कैसी होती है, मियोसिस 2 इज ऑलवेज इक्वेशनल। तो सेकेंडरी oocyte और पहली पोलर बॉडी में सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन होती है मियोसिस 2 से, जो कि एक इक्वेशनल डिवीजन है। आई होप दिस इज क्लियर। एज अ रिजल्ट क्या होता है यहाँ पर, डिविजन्स की वजह से क्या होता है, डिवीजन की वजह से ये होगा माय डियर स्टूडेंट्स कि आपका लार्ज ओवम फॉर्म होगा, जिसमें सारा का सारा साइटोप्लाज्म है, और और एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी हैं, और एक और पोलर बॉडी बनती है फर्स्ट पोलर बॉडी की जैसे, जिसे हम बोलते हैं सेकेंड पोलर बॉडी। ठीक है। सो यहाँ देखो, अभी मैं आपको यहाँ दिखाऊंगी, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। प्राइमरी जर्म सेल ने डिवाइड किया, 2 सेल्स बनाए जिनका नाम है ऊगोनिया। ऊगोनिया ने अपनी ग्रोथ की और बन गया क्या, बन गया हाँ, इसने अपने आप की, देखो सबसे पहले आपका बनता है प्राइमरी जर्म सेल, यहाँ जर्मिनल सेल्स थे, उन्होंने क्या बनाया, सबसे पहले उन्होंने बनाया, शाबाश, हाँ, इन्होंने बनाया ऊगोनिया। ऊगोनिया से आपका क्या बनता है, ये मैच्योर करके बनता है प्राइमरी oocyte, यानी ग्रो करके। फिर उसके बाद इसमें होती है मियोटिक डिवीजन 1, जिसमें वो अनइक्वली डिवाइड करता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, और इनके जो सेल्स होते हैं वो भी अनइक्वल बनते हैं। एक बड़ा बनता है सेकेंडरी oocyte बोलेंगे उसे प्राइमरी से, और एक बनता है फर्स्ट पोलर बॉडी। नाउ दे विल ऑल्सो अंडरगो द सक्सेसिव सेकेंड डिवीजन करेंगे, जिसको आप क्या बोलते हैं, मियोटिक डिवीजन बोलते हैं। सो सेकेंडरी oocyte ने फिर से डिवाइड किया, बन गया एक मैच्योर ओवम और एक बन गया सेकेंड पोलर बॉडी। ठीक है। अब यहाँ तक हमारा हो जाता है क्लियर। साइमल्टेनियसली जो फर्स्ट पोलर बॉडी है ना, वो 2 पोलर बॉडीज और डिवाइड कर देती है। ठीक है। या तो वो 2 पोलर बॉडीज बना देती है फर्स्ट वाली पोलर बॉडी, या फिर वो बिल्कुल डिवाइड करती ही नहीं है। Thus only one fractional ovum is formed and the 2 or 3 polar bodies soon degenerate. My dear students, ये कुछ ऐसा आपको दिखेगा। यहाँ पर ये जो ओवम बना, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर प्रोसेस। ये जो पोलर बॉडी बनती है, या तो ये डिवाइड करेगी, 2 बना देगी माइटोटिक डिवीजन करके, और सेकेंड वाली रहेगी वैसे ही, या तो ये डिवाइड ही नहीं करेगी और ये दोनों के दोनों डिजेनरेट हो जाएंगे, या फिर अगर इसने डिवाइड कर दिया तो द 3 विच विल बी लेफ्ट ऑफ द पोलर बॉडीज, दे विल डिजेनरेट विद टाइम। ठीक है। नाउ इनवर्टिब्रेट्स पहली पोलर बॉडी जो होती है वो बनती है फ्रॉम प्राइमरी oocyte released from the ovary and has entered into the oviduct. Second polar body is formed only when the sperm enters into the ovum during the fertilization. अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई ये तो वेस्टेज होगी एनर्जी की, क्यों कर रहे हैं हम लोग वेस्ट एनर्जी, अगर नहीं चाहिए पोलर बॉडी तो बनाई ही क्यों, है ना, ऐसा प्रोसेस हुआ ही क्यों। हम तो बोलते हैं भाई हमारी बॉडी तो एनर्जी कंजर्वेशन में लगी हुई है, ये कौन सी एनर्जी कंजर्वेशन हुई। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नेवर वरी। यहाँ पर होता क्या है, वेरी सिंपल। आपकी ये जो पोलर बॉडीज होती है ना, यहाँ पर ये वाली फर्स्ट पोलर बॉडी तक तो समझ आता है, लेकिन सेकेंड oocyte से जो मैच्योर ओवम बनता है, तो सेकेंड पोलर बॉडी तभी बनती है, ये तभी फॉर्म होती है अगर, हाँ, सेकेंडरी oocyte तक ही रहता है, ओवम मैच्योर हो गया, और ये सेकेंड पोलर बॉडी तभी बनती है जब बॉडी में स्टिमुलस आता है कि स्पर्म आ गया। हमें पता है दैट एवरी मंथ द फीमेल बॉडी का जो एग है दैट वेट्स फॉर स्पर्म टू कम, बट इट्स नॉट पॉसिबल टू गेट स्पर्म एट every month, right? Every month to get pregnancy is even not possible, true? But the process is as such that it waits. So that is why when the sperm enters secondary polar body forms is, otherwise when the sperm in usual cases does not come, the first polar body if it divides तो वो degenerate कर जाएगी। ठीक है। और अगर कुछ भी हो जाता है, लाइक अबॉर्शन हो जाता है, नेचुरल या अननेचुरल जो भी है, तो सेकेंडरी पोलर बॉडी भी डैमेज होकर डिजेनरेट हो जाती है। ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हियर इज अप टिल ये वाला प्रोसेस मैच्योरेशन। तो आप ध्यान दें, 3 फेजेस थे इसमें, मल्टीप्लिकेशन फेज, मैच्योरेशन, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। आई होप इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब ये वाला पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। जब आपका ये सेकेंडरी oocyte से मैच्योर ये बना, ये मैच्योर ओवम बना, तो आगे इसका क्या फेट है, आगे इसका क्या होगा, दैट ऑल्सो डिपेंड्स, है ना।
तो फाइनल जो स्टेज आती है ना इसकी, दैट इज योर राइपनिंग ऑफ द एग। अब एग को हम राइप करते हैं। ओके, व्हाट डज दैट मीन? व्हाट डज दैट मीन राइपनिंग ऑफ एग? क्या समझते हो आप इससे? सो माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज अगेन सिंपल टू रिमेंबर दैट व्हेन वी टॉक अबाउट द राइपनिंग ऑफ द एग्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो एग्स होते हैं उनको राइपन होने की क्या जरूरत है। देखिए, oogenesis के बाद क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग आती है जिसे हम बोलते हैं एग मेम्ब्रेन्स। वो क्या काम करती होंगी? ऑब्वियस है, अगर मेम्ब्रेन है तो वो प्रोटेक्शन का काम करेगी, तो दैट्स राइट। सो होता क्या है आपका कि oogenesis इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव कवरिंग। जैसे ही oogenesis होती है तो उसके बाद प्रोटेक्टिव कवरिंग की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। प्राइमरी मेम्ब्रेन, जब आप नॉर्मल एक एग खाते हो, इफ यू आर एगिटेरियन, लाइक यू ईट द एग ऑफ hen और सो, आप देखेंगे कि बहुत सारी लेयर्स होती हैं उसमें, होती है। व्हेन यू आर ईटिंग इट, तो आप बहुत बारी ऐसा करते हो कि लेयर बाय लेयर उसको उतारने की कोशिश करते हो। बाहर वाली तो बड़ी हार्ड होती है, वो तो अलग हो गई। मैं अंदर वाली की बात कर रही हूँ, जो लेयर बाय लेयर होती हैं। यस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एग मेम्ब्रेन्स होती हैं। सबसे पहले आपकी आती है, सबसे पहले हमारी क्या आती है, द फर्स्ट वन इज योर प्राइमरी मेम्ब्रेन, जो क्या करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ओवम को, उसे सराउंड करती है। सो ये अंदर आपकी योक आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ मेम्ब्रेन्स देखो, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, विटेरिन मेम्ब्रेन इनर वाली, ये बाहर वाली है। ओके, सो दैट मीन्स जो इनर मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, वो सराउंड करती है। प्राइमरी मेम्ब्रेन जो होती है दैट इज फॉर्म्ड सराउंडिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे आप इनर मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो। अब इसको कौन बनाता है? जिसको ज़रूरत है, ओवा बनाता है, ठीक है। सो ओवा को पता है दैट इट इज़ हेल्पफुल फॉर मी, तो ओवा क्या बना रहा है? ओवा बनाता है आपका प्राइमरी, क्या बनाएगा? प्राइमरी मेम्ब्रेन विच फॉर्म्स योर, यस, प्राइमरी मेम्ब्रेन फॉर्म होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है, ओवम ही बनाता है उसको अपने लिए। इट इज कॉल्ड एज विटेलाइन मेम्ब्रेन इन फ्रॉग एंड जोना पेलुसिडा इन रैबिट, और ह्यूमंस में भी हम उसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। ह्यूमंस में भी यही कही जाती है। ओके, अब यहाँ देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, व्हेन वी कम अप टू दिस पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जोना पैलिसिडा ह्यूमंस में भी और रैबिट्स में भी है, विटेलाइन मेम्ब्रेन फ्रॉग में होती है, और जो सेकेंडरी मेम्ब्रेन है उसे बोलते हैं कोरियन। कैसे बनती है? ओवरियन फॉलिकल सेल से बनती है। ओवरी के अंदर भी कुछ ऐसे सेल्स होते हैं विच फॉर्म द सेकेंडरी फॉर्म, जी, दैट इज दे फॉर्म द कोरियन। क्या बनाएंगे वो? दे फॉर्म द कोरियन। ओके, सो टर्शरी मेम्ब्रेन्स जो होती हैं वो सिक्रीट होती हैं ओविडक्ट में, व्हेन ओवम पासेस फ्रॉम ओवरी टू outside the egg white or albumin calcareous shells etc, they come under this category. I hope this is clear. जो एग वाइट, एल्ब्यूमिन, कैलकेरियस शेल्स होते हैं एक्सेट्रा, वो इसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार स्ट्रक्चर देख लो आप। सबसे पहले हमारा यहाँ पर क्या आता है? सबसे पहले हमारा आता है यहाँ पर ये वाला पार्ट विच इज एल्ब्यूमिन, ठीक है। फिर आता है आपका पिगमेंट ग्रेन्यूल्स ब्लैक, फिर ये पिगमेंटेड पार्ट है, ये आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हो योक वाले चैप्टर में, ठीक है। इनर विटेलाइन मेम्ब्रेन, आउटर विटेलाइन मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर वाली कोरियन बोल सकते हो, फॉलिकल्स बनाते हैं, इनर वाली एग खुद बना रहा है, ठीक है, योक आ जाती है। दिस इज एनिमल पोल, दिस इज वेजिटल पोल। राइप जो ओवम होता है सफेरिकल होता है, ओवल होता है, नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल का मतलब मूव नहीं करेगा खुद से, ठीक है। तभी स्पर्म इसके पास आता है, स्पर्म के पास नहीं जाता। डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ द योग इट मे बी स्मॉल एज 0.15 mm एज इन मैमल्स। मैमल्स के इतने छोटे होते हैं एग्स, माइक्रोलेसिथल होते हैं, और ये 2 mm लॉन्ग भी हो सकते हैं, जैसे फ्रॉग में होते हैं, मेसोलेसिथल होते हैं, और ये लार्ज हो सकते हैं, हेन में जिस केस में होते हैं 30 mm मेगालेसिथल। सो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्लीज अपने व्यू में रखें। व्हाट इज माइक्रोलेसिथल, व्हाट इज मेसोलेसिथल एंड व्हाट इज मेगालेसिथल, ठीक है। सो दिस पार्ट बिकम्स इंपॉर्टेंट। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, अब देखिए यहाँ पर राइप ओवम में पोलैरिटी फिक्स होती है। जो ऊपर वाला पॉइंट होता है उसे एनिमल पोल बोलते हैं, देखिए, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? वेजिटल पोल बोलते हैं, ठीक है। डेंसिटी योकी साइटोप्लाज्म की इंक्रीज करती है एनिमल पोल टुवर्ड्स द वेजिटल पोल, यानी एनिमल पोल के कंपैरिजन में वेजिटल पोल के पास ज़्यादा क्या रहता है? डेंसिटी होता है योग का। और फ्रॉग में जो एनिमल हेमिस्फीयर होता है ना, वो हाईली पिगमेंटेड होता है। यहाँ पर एनिमल वाला पोल जो है वो हाईली पिगमेंटेड होता है, ठीक है, और वेजिटल जो है वो लेस पिगमेंटेड होता है इन अदर केसेस, बट यहाँ पर वेजिटल हेमिस्फीयर इज हाईली पिगमेंटेड और वो वाइट दिखता है हमें, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर।
फ्रॉग और हमारे कंपैरिजन में। हाँ, अब आता है आपका सिग्निफिकेंस। देखो गैमेटोजेनेसिस की ज़रूरत क्या है? एक तो ये जर्म सेल्स को बनाता है और गैमीट्स को फॉर्म करता है। नॉर्मल बॉडी सेल्स को हम सोमैटिक सेल्स बोलते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, लेकिन जर्म सेल्स हैप्लॉइड होते हैं, एन होते हैं। क्यों एन होते हैं? एन इसीलिए होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके जर्म सेल्स दोनों मेल और फीमेल दोनों एन एन होंगे, तो जब फर्टिलाइजेशन होगी तो 2n बन जाएगा, नंबर रिस्टोर कर जाता है। फर्टिलाइजेशन के टाइम पर हैप्लॉइड स्पर्म्स यूनाइट करते हैं हैप्लॉइड ओवम के साथ। ये देखो यही मैं बता रही थी, ताकि कांस्टेंट नंबर रहे जनरेशन आफ्टर जनरेशन, क्योंकि जनरल बॉडी के सेल्स 2n होते हैं, तो उसको रिकवर करने के लिए। फर्स्ट मैचुरेशन के ड्यूरिंग द रीशफलिंग ऑफ पैटर्नल एंड मैटरनल जीन्स टेक प्लेस, जिसकी वजह से वेरिएशन होती है। जब पहली मैचुरेशन डिवीजन होती है, जहाँ डिवीजन में सेल्स डिवाइड करते हैं ऑल, तो उस टाइम पर पैटर्नल यानी पेरेंट्स से आए हुए दोनों फादर और मदर से दोनों जीन्स जो हैं वो क्या करते हैं, रीशफल करते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर जीन्स हमारे पेरेंट्स के जो आए हैं वो दोनों के आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, नाउ हमने क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव कवर्ड अप। ओके, सो लेट अस हैव अ लुक एट दैट पॉइंट एज वेल नाउ। ओके, सो चलिए करते हैं स्टार्ट। All right, so let's have a look at the question number 1 for a practice 1. During spermatogenesis, first reduction in chromosome number occurs during spermatogonial mitosis, formation of primary spermatocyte, meiosis 1 of primary spermatocyte या meiosis 2 of secondary spermatocyte. तो जब स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है ओवरऑल, तो पहली रिडक्शन कब होती है? माय डियर स्टूडेंट्स, पहली रिडक्शन कब होती है? जब मियोसिस 1 होती है ना? क्योंकि उससे पहले तो माइटोसिस हो रही है सबसे पहले, और मियोसिस 1 होती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की, तभी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। ओके, कौन सा इनमें से हार्मोन्स, ये जो है स्पर्मेटोजेनेसिस का क्वेश्चन, ये है जब हम हार्मोनल लेवल्स पढ़ेंगे हमें तब ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। बट अभी के लिए यू नीड टू रिमेंबर कौन सा हार्मोन है जो डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है सर्टोली सेल्स को, दैट इज योर एफएसएच। ठीक है, अच्छा ये देखिए, द स्टेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, जहाँ पर स्पर्मेटिड्स मॉर्फोलॉजिकल डिफ्रेंसिएशन करते हैं सेल डिवीजन के बिना, उसे क्या बोलते हैं? ये मैंने आपको बताया भी है, इट इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस, जिसे हम स्पर्मियोटेलिसिस भी बोलते हैं। ओके, ये चेक करिए, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है रिगार्डिंग oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस जो कि करेक्ट है? वेरी गुड, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स। Which one of the following statement regarding oogenesis and spermatogenesis is correct? Very good. So my dear students, यहाँ पर देखो, both processes produce the four functional gametes. Oogenesis is completed before the birth in humans. Cytokinesis is unequal during oogenesis but equal during spermatogenesis. Spermatogenesis ceases after puberty. So correct statement is with no doubt option number C. क्योंकि साइटोकाइनेसिस अनइक्वल होती है, सेल की डिवीजन अनइक्वल होती है oogenesis में, पोलर बॉडी बनती है ना, पर स्पर्मेटोजेनेसिस में तो इक्वल होती है। ओके, एक्रोसोम स्पर्म का किससे बना हुआ है? तभी तो बोलती हूँ अच्छे से सुना करो, कितना हाँ, जिसने अच्छे से सुना है उसके लिए आंसर्स बहुत ईजी हैं। एंड ट्रस्ट मी, नथिंग कम्स बियॉन्ड इट, कॉन्सेप्ट्स तो वही रहते हैं। इट्स हाउ यू लर्न, हाउ यू रीड थिंग्स, हाउ यू टेक देम। एक्रोसोम किससे बनता है? बनता है आपका जीए से, गोल्गी अपरेटस से, स्पेशली 2 बारी लिख कर बताया मैंने, ठीक है। ओके, दिस पार्ट वी विल हैव टू सी इन द ल्यूटल फेज। चेक दिस वन, इंपॉर्टेंट है। सेल है और प्लाइडी है। शाबाश, देखिए, चल में सेल और प्लाइडी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एन है, सेकेंडरी 2n है, स्पर्मेटेड एन है और स्पर्मेटोगोनियम एन है। इनमें से एक ही सही है, वो है स्पर्मेटेड। ठीक है, क्यों? स्पर्मेटोगोनियम 2n होता है, ठीक है। हाँ, इनमें से यही सही है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो बनता है वो भी एन ही होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज 2n। मैमल्स में एफएसएच वाला वी विल नॉट डू। चेक दिस वन, इनमें से कौन सा एक ऐसा इवेंट है जो लास्ट में होता है स्पर्म मैच्योरेशन के दौरान? एक्रोसोम का बनना, न्यूक्लियस का कंडेंस होना, एक्सेस साइटोप्लाज्म का शेड होना या स्पर्मेटोजोआ का रिलीज होना इनटू द ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स? शाबाश, ध्यान से देख के बताएं। वेरी गुड,
Very good. Tell me. Mm-hmm. So the correct answer is release of spermatozoa into lumen of seminiferous tubules. लास्ट में होता है कि जो आपके स्पर्मेटोजोआ होते हैं ना, वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ल्यूमेन में, यानी जो एरिया है पैकेट है उसके बीच में वो रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई ओनली वन फंक्शनल ओवम इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द प्राइमरी oocyte. Meiosis II does not occur. Polar bodies retain the majority of cytoplasm. Unequal cytokinesis concentrate cytoplasm into one daughter cell. Remaining three cells degenerate before meiosis begins. शाबाश. My dear students, unequal cytokinesis concentrate करती है cytoplasm को into the one daughter cells, जिसकी वजह से क्या होता है, एक polar body और एक ova बनता है. I hope this is clear. So this is all for the day. Okay, I hope you have really understood things very well. अगर कोई भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, एंड होपिंग सो आपने बहुत अच्छे से इसको समझा भी होगा and you implement it as well. So my dear students, keep on studying, stay tuned, take care, have a good day. Bye my lovely students. Bye bye.